स्टैटिक पोर्शन में आज का टॉपिक है आरबीआई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो जानते हैं कि आरबीआई एक्ट 1934 आरबीआई एक्ट 1934 के आधार पर इसको बनाया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 के आधार पर बनाया गया था, लेकिन उस समय एक प्राइवेट बैंक बना था। क्या प्राइवेट बैंक बना था? प्राइवेट बैंक बना था, प्राइवेट बैंक बना था, जिसको बाद इसका हेडक्वार्टर उस समय कहा था। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर उस समय था कोलकाता, कलकत्ता उस समय हेडक्वार्टर था, कलकत्ता हेडक्वार्टर था, जो बाद में 1937 में ये चला गया था। हेडक्वार्टर कहाँ? मुंबई में चला गया था, मुंबई हेडक्वार्टर बन गया था। और बात करें तो इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था? तो नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण की बात करें, इसका राष्ट्रीयकरण की बात करें तो राष्ट्रीयकरण इसको किया गया था 1949 में। इसको राष्ट्रीयकरण यानी कि गवर्नमेंट बैंक बना दिया गया था, 1949 में किया गया था। वही बात करें कौन सी समिति के अनुशंसा पे किया गया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक सुझाव दिया था। किसको? तो हिल्टन यंग समिति को, हिल्टन यंग समिति को सुझाव दिया था। हिल्टन यंग समिति के ये सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा। इनके सुझाव को भी हिल्टन यंग समिति मानती है और इससे आरबीआई की स्थापना की जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के आधार पर की जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। यदि ये पूछ दे कि आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन रहे, फर्स्ट आरबीआई गवर्नर कौन रहे, फर्स्ट आरबीआई गवर्नर कौन रहे, तो इसमें कह सकते हैं कि नॉन इंडियन कौन रहे, नॉन इंडियन। तो ये रहे सर ऑसबोर्न स्मिथ, सर ऑसबोर्न स्मिथ, सर ऑसबोर्न स्मिथ रहे। और यदि पूछ दे कोई फर्स्ट आरबीआई इंडियन गवर्नर, फर्स्ट आरबीआई गवर्नर इंडियन, इंडियन कौन रहे, तो सीडी देशमुख रहे, सीडी देशमुख, देशमुख रहे। और ये 1943 में आरबीआई के गवर्नर बनते हैं, 1943 में आरबीआई गवर्नर बनते हैं और बाद में ये भारत के वित्त मंत्री भी बनते हैं। भारत के वित्त मंत्री भी सीडी देशमुख है जो बनते हैं। तो सबसे लेटर ये फिर वित्त मंत्री भी सीडी देशमुख बनते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखते हुए चलना है। और भी कुछ बात कर ले तो आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? आरबीआई के वर्तमान गवर्नर की बात कर ले तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा है जो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है। ठीक है, और वही बात करें आरबीआई में डिप्टी गवर्नर 4 होते हैं, एक गवर्नर होते हैं, तो यानी 1+4 होते हैं, 1+4 डिप्टी गवर्नर कह सकते हैं। डिप्टी गवर्नर कितने? तो ये 4 होते हैं। जो अभी हाल ही में इसमें शामिल कौन हुए हैं, तो इसमें पूनम गुप्ता का नाम आपको याद रखना है। पूनम गुप्ता अभी हाल ही में शामिल इसमें हुई है। और आरबीआई के महिला गवर्नर की बात करें तो उसमें मात्र अभी तक आरबीआई के महिला गवर्नर मात्र 4 बनी है, उसी में ये चौथा आरबीआई के महिला डिप्टी गवर्नर बनी है, चौथा आरबीआई महिला डिप्टी गवर्नर बनी है। ऐसे उषा थरोट ये सभी नाम है, डिप्टी गवर्नर बनी है। और अभी लेटेस्ट कोई इसमें आरबीआई के डिप्टी गवर्नर और भी कोई लेटेस्ट मेंबर इसमें चुना गया है, तो उसमें लेटेस्ट मेंबर कौन बने हैं? तो शिरीष चंद्र मुर्मू, शिरीष चंद्र मुर्मू इसमें शामिल है, शिरीष चंद्र मुर्मू, शिरीष चंद्र मुर्मू, दोनों नाम याद रखते हुए चलना है। पूनम गुप्ता और शिरीष चंद्र मुर्मू अभी हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बने हैं। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सोनाली सेन गुप्ता बने हैं, सोनाली सेन गुप्ता आरबीआई के डिप्टी, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। आरबीआई के अंदर में ही बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें एक डिपार्टमेंट है फाइनेंशियल, उसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनी है, अभी हाल ही में नियुक्त हुई है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात करें तो इसमें कौन है, तो इनका नाम याद रखना है सोनाली सेन गुप्ता, सोनाली सेन गुप्ता अभी हाल ही में बनी है, सोनाली सेन गुप्ता। तो इनका इस तरह से नाम भी याद रखते हुए चल सकते हैं। और आरबीआई की बात करें तो अभी हाल ही में ये जो मुख्य रूप से मॉनेटरी पॉलिसी लाती है, क्या? तो आरबीआई मौद्रिक नीति लाती है, मॉनेटरी पॉलिसी लाती है, सरकार के साथ मिलकर के मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति लाती है, मौद्रिक नीति लाती है।
आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी लाती है, मौद्रिक नीति लाती है। और इस बार जो अभी भारत सरकार का जो लक्ष्य है, किस तरह से हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, और ये मॉनेटरी पॉलिसी ही उस पर काम करती है जिसमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की बात की जाती है। और इसमें 4+-2% यानी 4+-2% गवर्नमेंट का टारगेट है कि हमको क्या, तो मैक्सिमम इन्फ्लेशन कितना, तो जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, किसी वस्तु की महंगाई है जो पिछले साल के मुकाबले अगले साल जो बढ़ती है उसके आधार पे इस तरह से महंगाई मापी जाती है। और इन्फ्लेशन है जो को टारगेट करना है कि मैक्सिमम 6% जा सकता है, 6% मैक्स हो सकता है, और मिनिमम 4-2 2% है तो मिनिमम ये रह सकता है। और इस तरह से एक आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति के द्वारा इस तरह से इन्फ्लेशन टारगेट किया गया है। और आरबीआई के द्वारा इस तरह से क्या किया जाता है, तो आपको पता है कि आरबीआई के द्वारा सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन ओएमओ, ऐसे बहुत सारे हथकंडे हैं जो अपनाए जाते हैं, जिस कारण से वो क्या करते हैं, तो महंगाई को रोकने का प्रयास करते हैं। तो इस सभी चीजों को याद रखते हुए चलना है आपको। तो ये प्रमुख रूप से आरबीआई के बारे में। और इसे बैंकर्स ऑफ बैंक भी कहा जाता है। क्या, बैंकर्स ऑफ बैंक यानी कि बैंकों का बैंक, बैंकर्स ऑफ बैंक भी कहा जाता है किसको। और जितने सारे जो करेंसी भारत में छपते हैं, 1 रुपया के नोट को छोड़ करके, 1 रुपया के जो नोट होता है इसको वित्त मंत्रालय, वित्त सचिव के हस्ताक्षर के साथ इसको है जो लागू किया जाता है। वहीं 1 रुपया के बाद जितने 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 2 रुपये हो गए, 5 हो गया, 10 हो गया, या 100 हो गया, 1000 हो गया, जो भी है ये करेंसी है, जो नोट है जो छापे जाते हैं, और सिक्का छापे जाते हैं, सिक्का, ये सब सारे आरबीआई के रेगुलेशन में ही की जाती है। और आरबीआई जितने सारे मॉनेटरी पॉलिसी होते हैं, जितने सारे पैसों का लेन देन होता है, सारे पे कंट्रोल किसका होता है, तो आरबीआई का ही होता है। तो इस तरह से याद रखते हुए चलना है। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी है जो इंडिया का जारी करता है, कौन, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट की बात करें तो ये आरबीआई के द्वारा ही जारी की जाती है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आरबीआई के द्वारा ही, यानी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट भी आरबीआई के द्वारा ही जारी की जाती है। तो इस सब भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए और अभी एक और अभी इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 आया। इसमें यह बताया कि जो आरबीआई का फॉरेक्स रिजर्व है, यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, ये बढ़ के कितना हो चुका है फॉरेक्स रिजर्व, तो अभी तक हो चुका है 16 जनवरी 2025 तक ये बन के हो चुका है कितना, तो आपको पता है कि 701 बिलियन डॉलर के आसपास ये हो चुका है। तो ये आपको डाटा को याद रखना है कि भारत का अभी वर्तमान में फॉरेक्स रिजर्व यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है, तो यह जो 701 बिलियन डॉलर 16 जनवरी 2025 तक है, ये आपको याद रखते हुए चलना है। तो इकोनॉमिक सर्वे अभी हाल ही में लेटेस्ट में आया है। और अभी भारत है जो दुनिया का सबसे बड़ा लेटेस्ट क्या है, दुनिया का कह सकते हैं कि लार्जेस्ट recipient of remittances में पहला स्थान किसका है, तो इंडिया का है, पहला स्थान इंडिया का है। और इसमें लगभग 135 बिलियन डॉलर है जो भारत है जो दूसरे देशों से आता है। इसमें रेमिटेंसेस यानी कि जो भी भारतीय नागरिक दूसरे देशों में जाके है, या कि एनआरआई कह सकते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियन, दूसरी जगह पे जाते हैं और अपने परिवारों के लिए भारत में जब से सबसे ज्यादा पूरे दुनिया में देशों में देखा जाए तो सबसे ज्यादा भारत ही पैसा अपने परिवारों को भेजता है। और इसका कितना, तो लगभग 135 बिलियन डॉलर हर साल भेजता है। और सेकंड स्थान पे इसमें कौन सा है, तो मैक्सिको सेकंड स्थान पे है, मैक्सिको इसमें सेकंड पोजीशन पे है। तो ये सब फैक्ट को आपको याद रखते हुए चलना है।